हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सी द इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर। देखिए, इकोनॉमिक्स फ्रैंक के बुक से आईएससी क्लास 11 का चैप्टर 1 हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर 1 देखते हैं। क्या है? डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक का क्या क्या डेफिनेशन है? ठीक है, पहले देखिए क्या है। इकोनॉमिक्स इज ऑफन रिगार्डेड एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोला जाता है। ठीक है, इट हैज एक्वायर्ड अ प्लेस ऑफ अनप्रेसिडेंटेड। इसका मतलब होता है नेवर एक्सिस्टेड बिफोर importance in recent years in view of the fact that it explains some of the important issues faced by individuals as well as by the society। यहाँ सोसाइटी में जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम है, उससे हम लोग जो डील करते हैं, उससे इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हर स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, समझेंगे? अब देखिए डेफिनेशन जानते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस इज कंसर्न विद इकोनॉमिक क्वेश्चंस। इट सीक्स टू एक्सप्लेन सिस्टमैटिकली अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। समझेंगे? जो भी बिहेवियर होता है इंडिविजुअल्स का, एक आदमी का, सोसाइटी का इकोनॉमी का, सब जानेंगे इसमें। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। कौन सा गुड्स हम लोग बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, समझेंगे? क्या बेचा जाएगा, समझेंगे नहीं? इकोनॉमिक्स के हम लोग इर्द गिर्द घूमता है, समझ में आया? जैसे देखिए, कोई भी चीज़ हम लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसका डिमांड होता है, उसका सप्लाई होता है, समझे कि नहीं? तो डिमांड और सप्लाई के इर्द गिर्द ही पूरा इकोनॉमिक्स घूमता है, समझे कि नहीं? अब देखिए मेन क्या क्या क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में। क्या आता है? हाउ टू प्रोड्यूसर डिसाइड व्हिच कमोडिटीज टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करता है क्या बनाना है? हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, कैसे बनाएंगे? और व्हाट प्राइसेस टू सेल, किस दाम में बेचा जाएगा? ठीक है, लेवल ऑफ वेजेस, वर्कर्स लोग का कितना वेज होगा, डेली वेजेस, डेली इनकम। ठीक है, वाई डू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिमांड हायर डियरनेस अलाउंस व्हेन प्राइसेस गो अप। समझे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डीए क्यों चार्ज करता है? समझ में आया? डीए क्यों? ठीक है, डीए मतलब क्या होता है? देखिए, डियरनेस अलाउंस क्या होता है? डियरनेस अलाउंस होता है एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज एडेड टू अ पर्सन्स बेसिक पे और पेंशन बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड अदर कॉस्ट, गिविंग रिलीफ टू इट्स एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स फ्रॉम इन्फ्लेशन। देखिए, जब भी दाम मार्केट में बढ़ता है, इन्फ्लेशन होता है, समझ में आएगा? तो प्राइसेस भी अगर ज़्यादा होगा तभी तो उसका, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डियरनेस अलाउंस ज़्यादा डिमांड उसका ज़्यादा हो जाता है, समझ में आया? देन देयर इज अ बिगर इशूज फेस बाय इंटायर इकोनॉमी। व्हाट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। किस चीज़ से हम लोग नेशनल इनकम डिटरमाइन होता है? वाई इंडिया इज फेसिंग प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों को काम धंधा क्यों नहीं मिल रहा है इंडिया में, समझे कि नहीं? अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा क्यों? ये सब क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इकोनॉमिक्स में मिलेगा। ठीक है, हाउ डू वी एक्सप्लेन द एक्सिस्टेंस ऑफ मैसिव पॉवर्टी इन आवर कंट्री। कंपनी में गरीबी इतना क्यों? ठीक है, why did how many of the advanced countries एक्सपीरियंस रिसेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2018। ठीक है, रिसेशन क्यों आया? रिसेशन ये सब क्या होगा आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया से ज़्यादा क्यों है? गवर्नमेंट पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट होता है? समझिए, ये सब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इस सब का क्वेश्चन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में, समझे कि नहीं? इसलिए देखिए, देश के लिए इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए देखिए, इकोनॉमिक्स के लिए भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, क्योंकि देश के लिए इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश के लिए, समझे कि नहीं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, समझे कि नहीं? और उसका आंसर भी देता है, समझे कि नहीं? तो देखिए, इंसान का बहुत डिमांड्स क्या है? अनलिमिटेड, समझे कि नहीं? रिसोर्सेज लिमिटेड है और रिसोर्सेज का भी अल्टरनेटिव यूज़ होता है, समझे कि नहीं? चलिए, अब यहाँ तक हम लोग जाने। अब देखिए, हम लोग जानेंगे। देखिए, 4 मेन डेफिनेशन होता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, देखिए, फॉर द सेक ऑफ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन वी कैन ग्रुप वेरियस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स अंडर 4 हेड्स। पहला क्या है? वेल्थ डेफिनेशन। सेकंड है वेलफेयर डेफिनेशन। थर्ड है स्कार्सिटी डेफिनेशन और फोर्थ है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। अब ये सब डेफिनेशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, पहला वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। ठीक है, एडम स्मिथ ने क्या कहा था? एडम स्मिथ हु इज रिगार्डेड एज जनरली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है। ठीक है, इसने क्या डेफिनेशन दिया था? अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसने बताया था कैसे हम लोग वेल्थ कमाए जाए। ठीक है, वेल्थ का डेफिनेशन भी देखिए, एडम स्मिथ ने 2 फेमस बुक लिखा था। क्या लिखा था? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, अब देखिए, हम लोग देखेंगे मेन फीचर्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन जो एडम स्मिथ ने दिया था, उसका क्या क्या फीचर्स था। पहला है स्टडी ऑफ वेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तब देखिए, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू एग्जामिन हाउ पीपल अर्न वेल्थ एंड स्पेंड इट। कैसे लोग पैसा कमाते हैं और कैसे उसे खर्च करते हैं, ये सब कहाँ पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और किसके? वेल्थ डेफिनेशन में पढ़ते हैं। समझ में आया? इसका पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ वेल्थ, वेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, कॉजेस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स सीक्स टू एग्जामिन कॉजेस व्हिच लीड टू एन इंक्रीज इन वेल्थ। क्या क्या कारण है जिससे पैसा, वेल्थ का ग्रोथ होता है, समझे कि वेल्थ वेल्थ मतलब क्या होता है? धन संपत्ति से, समझे कि जिसे इनकम करके जो घर बिल्डिंग ऐसा जो भी खरीदा जाता है, किसे इसे वेल्थ बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन क्या बोलते हैं? देखिए, इकोनॉमिक मैन ट्राइज टू अचीव हिज सेल्फ इंटरेस्ट बाय इंक्रीजिंग हिज मटेरियल गेन्स थ्रू एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। में इकोनॉमिक मैन यहाँ किसे बोला गया है? इकोनॉमिक मैन वो आदमी होता है जो अपने इंटरेस्ट के लिए पैसा कमाता है, समझे कि नहीं? और मटेरियल गेन्स करता है, समझे? जो बिल्डिंग, कार, ये सब हुआ मटेरियल गेन्स। समझ में आया वेल्थ का डेफिनेशन? ठीक है, अब देखिए क्रिटिसिज्म्स। अब बहुत सारा इकोनॉमिक्स ने इस डेफिनेशन को, वेल्थ का डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया। क्यों किया?
देखिए पहला क्या है, टू मच एम्फेसिस ऑन मटेरियलिज्म। यहाँ पर क्या है, रस थॉमस है, कैरलाइन एंड जॉन रस्किन, इन लोगों ने क्या बोला, इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। इकोनॉमिक्स का मतलब है, ये लोग ने बोला कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन, ये सब के लिए भी काम किया जाएगा। जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नैरो व्यू ऑफ वेल्थ। वेल्थ का बहुत नैरो व्यू है, मतलब बहुत छोटा व्यू है, समझ में आ गया, बहुत नैरो है। ठीक है, वेल्थ अकॉर्डिंग टू देम कंसिस्ट ऑफ मटेरियल एंड टेंजिबल गुड्स, दे हैव एक्सक्लूडेड नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन। ठीक है, इन लोगों ने क्या बोला, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब हटा दिया है, सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद नहीं है इंसान का, समझे कि नहीं। थर्ड देखिए, सेकेंडरी प्लेस टू द मैन। देखिए यहाँ क्या है, वेल्थ का टेंजिबल थिंग का ही ज़्यादा वैल्यू दिया है, इंसान का वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब सिर्फ पैसे का ही वैल्यू होगा, वेल्थ का ही होगा, समझ में आया? इसलिए लोग क्रिटिसाइज किया। चौथा देखिए, लास्ट, इट इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। अब देखिए, द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इग्नोर्स द बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक कॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेमली स्कार्सिटी। मतलब होता है किसी चीज़ का लिमिटेड रिसोर्स, मतलब कम है, समझे कि नहीं, उसका डेफिनेशन में, वेल्थ का डेफिनेशन में बात ही नहीं किया गया, समझे कि नहीं। चलिए वेलफेयर डेफिनेशन का बात करें। अब देखिए, वेलफेयर का डेफिनेशन किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, वेल्थ का डेफिनेशन किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया। देखिए, मार्शल वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक्स हु ट्राइड टू रेज द स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक्स इन द पब्लिक माइंड। ही मेड अ फंडामेंटल चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इससे क्या कहा था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and the use of material requisites and of well-being. Thus, it is a one-sided study of wealth, and other side more important the part of study of man. समझिए, इसने क्या कहा था, वेल्थ का इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंसान का भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसान के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, पहला पॉइंट इसने क्या कहा था, मेन फीचर्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन क्या था, स्टडी ऑफ मैनकाइंड के बारे में क्या बोला था। इसने कहा था कि नो डाउट इन इट एम्फेसिस बोथ, यहाँ पर इसने कहा था वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है और मैनकाइंड, इंसान के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं। अब देखिए क्या है, वेल्थ प्रोवाइड द मीन्स फॉर एक्सिस्टेंस। वेल्थ एक्सिस्टेंस के लिए जरूरी है, कंफर्ट एंजॉयमेंट के लिए जरूरी है। देखिए, पैसा नहीं रहेगा तो आप कोई भी चीज़, कंफर्ट का सोफा हुआ, कार हुआ, कोई भी चीज़ खरीद दे सकते हैं, वेल्थ पैसा लगेगा, समझे कि नहीं। लेकिन ही बिलीव दैट वेल्थ इज नॉट एन एंड बाय इटसेल्फ बट ओनली मीन्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इसने कहा है, मार्शल ने कहा है कि पैसा कमाया जाए इंसान की भलाई के लिए, सिर्फ इंसान की भलाई के लिए ही पैसा कमाओ, समझे। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इसने क्या बताया, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इसने कहा है जो इकोनॉमिक होता है, सोशल होता है, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल काम होता है, उससे इकोनॉमिक्स का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। देखिए, इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू मार्शल इज नॉट कंसर्न विद सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, समझे कि नहीं। यहाँ सोशल, रिलीजियस से सबसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कैसे इंसान पैसा कमाता है और कैसा पैसा खर्च करता है, बस इसी के बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में यहाँ पढ़ते हैं, समझे। थर्ड देखिए, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विद टोटल ह्यूमन वेलफेयर बट इज कंसर्न विद द मटेरियल वेलफेयर ओनली, दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हिच इज रिलेटेड टू वेल्थ। यहाँ पर इसने क्या कहा, मटेरियल वेलफेयर के बारे में इसने भी कहा, इसने कहा है कि वेल्थ के बारे में कहा है, पैसा कमाओ लेकिन इंसान की भलाई के लिए कमाओ, समझे कि नहीं, इतना ही बोला है। ठीक है, चौथा देखिए, एम्फेसिस ऑन रिक्विजिट। रिक्विजिट का मतलब क्या होता है, एसेंशियल, जो चीज़ जरूरी है ऑफ वेलबिंग। ठीक है, जैसे कि इंसान के लिए सबसे जरूरी क्या है, फूड, खाना इंपॉर्टेंट है, कपड़ा इंपॉर्टेंट है और शेल्टर इंपॉर्टेंट, जैसे एक पिक्चर है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, समझे नहीं, ये बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है, उसके बाद आएगा मटेरियल नीड्स और बेसिक नीड्स विच मस्ट बी फुलफिल बिफोर द थिंग। देखिए, पहले रोटी, पहले सबको भूख लगता है, पहले इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा खाना, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद घर, उसके बाद ही ना कोई दूसरा इंपॉर्टेंस आएगा। आया कि नहीं समझ में, मार्शल का मतलब है कि लोगों की भलाई, बेसिक नेसेसिटी। ठीक है, पाँचवा देखिए, एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज होता है, सोशल होता है, कल्चरल, रिलीजियस, यहाँ इसका कोई बात नहीं है। यहाँ उसने एक्टिविटीज वही बोला है जो जो देखिए विच आर रिलेटेड टू मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी से रिलेटेड होगा वही होगा, और दूसरा जो पॉलिटिकल कल्चर होगा ये सब हटा दिया। ठीक है, अब देखिए इसका वेलफेयर डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म है। देखिए, सून वेलफेयर डेफिनेशंस केम टू क्रिटिसाइज बाय लियोनेल रॉबिन्स ने क्रिटिसाइज किया इसे, क्यों कहा, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स रिगार्डेड एज सोशल साइंस ओनली। इसने कहा है कि सिर्फ सोशल साइंस नहीं है, ये ह्यूमन साइंस भी है। रॉबिन्स से बोला सिर्फ सोशल साइंस से ह्यूमन साइंस भी है। देखिए क्या बोला है, अ सोशल साइंस स्टडीज द एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल्स लिविंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज और एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, वेयर एज ह्यूमन साइंस स्टडीज द ह्यूमन एज बीइंग रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज लिविंग एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी और लिविंग ऑन आइसोलेशन। समझे, यहाँ उसने कहा है ह्यूमन साइंस, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ा जाएगा, समझे कि नहीं, सोसाइटी के बारे में एक ही बार नहीं पढ़ा जाएगा, ह्यूमन के बारे में पढ़ा जाएगा, चाहे वो कहीं भी रहता है, कम्युनिटी में रहता है या अलग से रहता है, समझ में आएगी। सेकेंड देखिए, impractical classification of activities. Our second criticism against welfare definition pointed out by Robbins is that distinction between economic and non-economic activities are unscientific, illogical, and illusory since all human activities have economic aspects. समझे कि नहीं, इसने बोला है कि दोनों को अलग नहीं कर सकते, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक से दोनों रिलेटेड है, समझ में आएगा, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज से इकोनॉमिक एस्पेक्ट अलग नहीं कर सकते, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, मटेरियल एस्पेक्ट। देखिए इसने क्या कहा है रॉबिन्स ने, they exclude non-material thing like
services of doctors, lawyers, teachers from their orbit. These services are nothing material in them. However, these services also satisfy our urgent needs and therefore promote welfare. Hence, it is incorrect to say economics is concerned with material. यहाँ देखिए, ये सब कभी देखिए डॉक्टर, लॉयर, सर्विस, टीचर, ये सब कभी तो सर्विस आता है, समझ में आया? ये भी तो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम करता है। टीचर, लॉयर, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सब भी तो सोसाइटी के लिए काम करता है, वेलफेयर के लिए काम करता है, समझे कि नहीं? तो इसका मेंशन मार्शल ने नहीं किया था, समझे कि नहीं? रॉबिन्स ने यही बोला कि मार्शल ने इसका जिक्र नहीं किया, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, रिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इसने क्या किया? रॉबिन्स ने कहा कि देखिए वेलफेयर का डेफिनेशन क्या है? रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स स्टडीज सेवरल activities which hardly promote economic welfare, meaning leak work, cigarettes, guns don't promote economic welfare, yet production of these goods constitute economic activity and hence समझे कि नहीं? यहाँ बोला है कि देखिए लिक्विड मतलब दारू ये सब होता है, वाइन ये सब, सिगरेट्स ये सब क्या है? ये सब देखिए वेलफेयर नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये भी पैसा का जनरेट करता है, समझे कि नहीं? दारू, सिगरेट ये सब बनाना, गन्स ये सब बनाने से इकोनॉमिक तो एक्टिविटी है, लेकिन वेलफेयर का काम तो ये सब नहीं करता है, इसलिए मेंशन नहीं किया, समझ में आया? नेक्स्ट देखिए लास्ट पॉइंट, बैग। बैग मतलब होता है नॉट क्लियर या हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इसने क्या कहा? मटेरियल वेलफेयर कैनॉट बी क्वांटिफाइड। देखिए मटेरियल का वेलफेयर जो वेलफेयर या किसी का भलाई करना, ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। पैसा कैलकुलेट कर सकते हैं, लोगों की भलाई करना ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वेलफेयर इज अ सब्जेक्टिव थिंग, इट इज अ साइकिक इन नेचर, इस साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। इट इज रिलेटेड टू मेंटल मेकअप ऑफ अ पर्सन, इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड इंडिविजुअल, समझे? इसे हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हाथ से गिन नहीं सकते। वेलफेयर आया ही नहीं समझ में। उसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं स्कार्सिटी का डेफिनेशन। स्कार्सिटी का डेफिनेशन किसने दिया था? लियोनेल रॉबिन्स। देखिए उसने वेलफेयर का डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया, वेलफेयर के डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया और फिर अपना डेफिनेशन दे दिया किसका? स्कार्सिटी का, ठीक है? अब देखिए इसने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स क्या इसने बोला? इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मींस व्हिच आर अल्टरनेटिव यूजेस। क्योंकि इसने कहा था हर स्कार्स के रिसोर्सेज एज ए लिमिटेड, कोई भी रिसोर्सेज देखिएगा लिमिटेड, उसका क्या है? अल्टरनेटिव यूज इस्तेमाल, समझे कि उसका अल्टरनेटिव यूजेस है, समझे कि? पकड़ लीजिए आपके पापा ने आपके बर्थडे में 1000 रुपया दिया। अब आप क्या देखिए 1000 रुपये में आपका पास चॉइसेस क्या है? या तो आप क्या कर सकते हैं, पहला काम ड्रेस कोई अच्छा खरीद, दूसरा आपको दोस्तों को पार्टी दे दी, तीसरा क्या है? अपने पैसा रख दिया कहीं सेफ डिपॉजिट में, समझे कि नहीं? तो 3-4 तो काम है आपका, लेकिन क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि इसका देखिए अल्टरनेटिव यूजेस है, समझे कि नहीं? उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। पहला क्या है? अनलिमिटेड वांट्स। इंसान का वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। इंसान का देखिए वांट्स कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकता, समझे कि नहीं? देखिए जैसे क्या है, वांट्स अनलिमिटेड है, समझे कि नहीं? लिमिटेड जिंदगी में खत्म नहीं हो सकता, समझे कि नहीं? इसलिए हम लोग को इंपॉर्टेंट है, हम लोग चूज करेंगे कौन सा चॉइस को पहला पूरा किया जाए, कौन सा को बाद में। जैसे इनकम आता है तो देखिए पहले क्या करते हैं, मम्मी बोलती है साड़ी खरीदना है, बच्चे अब देखिए एक बेटा बोलता है कि कपड़ा खरीदना है, ठीक है? बेटी का भी कपड़ा खरीदना है, ठीक है? और एक बच्चे का एडमिशन करना है। तो देखिए सबसे पहले चॉइस किसका होगा? एडमिशन कराने का, समझे कि नहीं? क्योंकि देखिए चॉइस अनलिमिटेड है, तो हम लोग देखेंगे कौन सा किसका ज़रूरी है, समझे कि नहीं? जिसका ज़रूरी होगा, जो काम ज़रूरी होगा उसका हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, समझे कि नहीं? घर में भी जो हम लोग इनकम आता है सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो पहले करते हैं, उसके बाद करते हैं, क्योंकि इनकम क्या है? लिमिटेड है, समझे? रिसोर्सेज लिमिटेड, रिसोर्सेज का भी अल्टरनेटिव यूज इस्तेमाल है, समझे कि नहीं? नेक्स्ट देखिए स्कार्स मीन्स। देखिए स्कार्स मीन्स मतलब क्या होता है? मीन्स टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, मीन्स टू रेफर टू वेरियस प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल, समझे? रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, समझे? जैसे लैंड, लेबर एंड कैपिटल, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए पहले हम लोग ज़मीन लगेगा, लैंड लगेगा, उसका क्या लेबर लगेगा जो काम करता है, कैपिटल लगेगा, पैसा लगेगा, ये सब क्या है? लिमिटेड है, समझे कि नहीं? ये सब क्या है? स्कार्सिटी मतलब होता है जिस चीज़ का लिमिटेड, जो चीज़ लिमिटेड, समझे कि नहीं? देखिए यहाँ देखिए इसका डेफिनेशन देखिए, प्रोफेसर मिल्टन फ्राइडमैन का क्या है? इफ द मीन्स आर नॉट स्कार्स देयर इज अ प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, देयर इज निर्वाणा, समझे? देखिए ऐसे अनलिमिटेड वांट है, अगर हम लोग के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहेगा तो दुनिया में कमी ना आए, समझे कि नहीं? जैसे आपको हर ये देखिए आपने क्या खरीदा, आपने बोला कि पापा मोबाइल खरीद दीजिए, इसके बाद हम लोग का कोई डिमांड नहीं रहेगा, समझे कि नहीं? मोबाइल खरीदते ही आपको आ गया दूसरा डिमांड कि पापा बाइक खरीद दीजिए, समझे कि नहीं? इंसान का डिमांड कभी खत्म नहीं होता। अगर आपके पास रिसोर्सेज भी मिल जाए उतना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, समझे कि नहीं? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस। अब देखिए रिसोर्सेज ऐसे ही लिमिटेड है, उसका देखिए अल्टरनेटिव इस्तेमाल है, ठीक है? देखिए रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस, फॉर एग्जांपल अ पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस व्हीट, वेजिटेबल्स, ठीक है? लाइकवाइज लेबर कैन यूज ऑन द फील्ड्स और फैक्ट्री, समझे कि एक ही जमीन है, पकड़िए आपके पास एक लैंड है, उसको क्या कर सकते हैं? उसमें फ्लैट भी बना सकते हैं, उसमें खेती भी कर सकते हैं, समझे कि नहीं? या समझे कि नहीं? बहुत सारा काम कर सकते हैं, समझे कि नहीं? उसका अल्टरनेटिव इस्तेमाल है, समझे कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल बताया तो आपके पास एक आप करेंगे तो दूसरा आप नहीं कर सकते, समझे कि नहीं? जैसे एग्जाम में क्या होता है, देखिए पकड़ लीजिए अभी 12 में 11 में गए हैं, कॉमर्स नहीं है, कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, तो कोई एक ही इस्तेमाल कर सकता है, समझे? एक ही चूज़ कर सकता है, एक साथ दोनों तीनों नहीं पढ़ सकता। आया कि नहीं समझ में? क्योंकि इसका अलग अलग चॉइसेस अल्टरनेटिव यूजेज है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए चॉइस, सिंस द रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड आल्सो कैपेबल ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस एंड ह्यूमन एंड्स आर एंडलेस, पीपल हैव टू चूज इन एलोकेटिंग रिसोर्स। देखिए इंसान को चूज़ करना पड़ेगा, जैसे देखिए दूध से क्या होता है? दही भी बनता है, चीज़ भी बनता है, पनीर भी बनता है, तो इंसान को चूज़ करना पड़ेगा किस में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, या जो इंपॉर्टेंट होगा वही काम पहले किया जाएगा। आया ही नहीं समझ में आपको, ठीक है?
पांचवा पॉइंट देखते हैं क्या है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। इकोनॉमिक क्या है, साइंस है। क्यों रॉबिन्स से क्यों कहा है इकोनॉमिक्स इज साइंस? इट बिकॉज देखिए क्या है, इट प्रोवाइड सिस्टमेटिक नॉलेज। देखिए साइंस में क्या होता है, सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, समझेंगे, इसलिए क्या है साइंस भी है, समझेंगे। विथ रिगार्ड ह्यूमन एफर्ट्स इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यहाँ देखिए ह्यूमन का एफर्ट लगेगा, कोशिश लगेगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो क्या है अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका कुछ मेरिट या फीचर्स होगा स्कार्सिटी का डेफिनेशन। पहला क्या है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या है देखिए अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ मींस इन रिलेशन टू देयर डिमांड। समझिए डिमांड के हिसाब से क्या है, सप्लाई कम है, समझेंगे। जैसे मार्केट में देखिए दाम के कुछ दिन पहले प्याज का ऑनियन का दाम बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि देखिए उसका डिमांड जितना ज़्यादा था उसके हिसाब से सप्लाई कम था, समझेंगे। जब भी डिमांड मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम होता है उस चीज़ का, तो उसका देखिए डिमांड बढ़ जाता है, मतलब सॉरी प्राइसेस बढ़ जाते हैं, समझेंगे। जैसे एप्पल फोन आईफोन का डिमांड जितना ज़्यादा होता है, सप्लाई उतना कम हो जाता है, तो क्या हो उसका प्राइसेस का और ऑटोमेटिकली उसका दाम बढ़ जाएगा। आया या नहीं समझ? नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल नेचर, स्कार्सिटी ऑफ मींस इन रिलेशन टू एंड्स इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स, रिच एज वेल एज पुअर, द ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न इकोनॉमिक्स फेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये देखिए यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, मतलब दुनिया में हर कंट्री, हर आदमी, इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, हर इंसान, कोई भी इंसान हो, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है हर देश का, हर आदमी का, हर दुनिया में हर चीज़ का, हर किसी का प्रॉब्लम है, समझे कि नहीं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मतलब क्या चूज़ किया जाए जिससे ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड है ह्यूमन साइंस। Human science are not a social science. This is because the problem of choice and resources of allocation is based on individual perspective of whether he is a member of organized community. समझे इंसान के ऊपर डिपेंडेंट करता है, समझे कि नहीं, कौन सा वो चॉइस करे, समझे कि नहीं। इसलिए क्या बोला गया है, ह्यूमन साइंस है, सोशल साइंस नहीं, ठीक है। चौथा देखिए वाइडर व्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, whether they relate to a production of tangible commodities or services provided they involve scarcity of means of relations are unlimited। ये क्या है, वाइडर स्कोप है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, समझे कि नहीं। क्या है, क्योंकि देखिए इट इन्वॉल्व स्कार्सिटी ऑफ मीन्स ऑफ रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। देखिए अनलिमिटेड वांट्स बहुत अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड, ठीक है। लास्ट देखिए क्या है, पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्यों कहा जाता है, इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ knowledge which provide a framework within the which one can analyze economic problems faced by society. Robbins' definition imparts economics the nature of positive science between it regards because it regards to be neutral ends between ends। समझिए न्यूट्रल, समझिए साइंस बोला गया, मैं पहले ही बता रहा हूँ, साइंस मतलब क्या, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, समझिए सिस्टमैटिक नॉलेज इस्तेमाल करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, समझे नहीं, चूज कर सके कौन सा पहले चूज करे, कौन सा बात करे, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है, देखिए इसका नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इकोनॉमिक्स आर नॉट ओनली पॉजिटिव साइंस बट ऑल्सो नॉर्मेटिव साइंस। अब देखिए किसी ने, देखिए क्रिटिसिज्म कैसे होता है, किसी ने कुछ कहा, उसका ऑल्टरनेटिव आके कोई बोला नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स को इसने पॉजिटिव साइंस बोला था, तो किसी ने आगे बोला ये तो नॉर्मेटिव साइंस है, समझेंगे। देखिए पॉजिटिव साइंस इज, देखिए नॉर्मेटिव साइंस क्या है, कंसर्न विद व्हाट इज, मतलब जो है उसके बारे में नॉर्मेटिव साइंस बात करता है, सॉरी पॉजिटिव साइंस बात करता है, नॉर्मेटिव साइंस बात करता है व्हाट शुड बी, मतलब क्या होना चाहिए, समझे कि नहीं। नेक्स्ट देखिए restricted subject matter of economics. Robbins' definition is inadequate because it does not take account of many other economic problems। देखिए रॉबिन्स का डेफिनेशन को क्रिटिसाइज क्यों किया गया है, क्योंकि बोला कि inadequate, इसमें कमी है, क्योंकि देखिए पूरा इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बात कर रहा है। जो इकोनॉमिक्स का आजकल जो प्रॉब्लम है, इनस्टेबिलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, समझिए इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इस सब के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, जिसको काम नहीं मिला इस सब के बारे में, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया है, समझे। नेक्स्ट देखिए स्टैटिक डेफिनेशन। Robbins' definition does not take into account the possibility of increase in resources over time। इससे देखिए रिसोर्सेज के बारे में कमी तो बोला है, लेकिन ये नहीं बोल सकता रिसोर्सेज भी तो बढ़ रहा है टाइम के हिसाब से। विद इकोनॉमिक ग्रोथ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंसी इंक्रीजिंग, एफिशिएंसी उसका क्षमता भी बढ़ रहा है, समझ में आ गया। चौथा देखिए इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। देखिए इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस नहीं है, आर्ट भी है, समझेंगे। इकोनॉमिक्स उसने रॉबिन्स ने सिर्फ इकोनॉमिक्स को साइंस बोला है, बल्कि आर्ट भी है, कला भी है। स्कार्सिटी डेफिनेशन हैज रिड्यूस इकोनॉमिक्स इनटू अ प्योर साइंस, अ साइंस दैट इज कंसर्न विद फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ से फॉर्मूला और लॉ के बारे में बात किया गया है, समझे कि नहीं। बट इकोनॉमिक्स दिस डेज, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स दिस डेज आर कंसिडर्ड नॉट ओनली टूल मेकर्स बट टूल यूजर्स, समझे कि नहीं। आर्ट है क्योंकि कला है, इकोनॉमिक्स भी अपने कला का इस्तेमाल करेगा, समझे कि नहीं, कैसे इसको डील किया जाए, समझे। लास्ट वाला देखिए पांचवा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मे नॉट ऑलवेज अराइज फ्रॉम स्कार्सिटी। देखिए इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम हमेशा कमी के कारण नहीं होता है। देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम डज नॉट ऑलवेज अराइज फ्रॉम स्कार्सिटी एज सजेस्टेड बाय रॉबिन्स, इट समटाइम्स अराइज बाय अबंडेंस एज वेल, समझे कि नहीं, मतलब यहाँ ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम आ सकता है, कम होने से तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट डेफिनेशन में जानेंगे। लास्ट डेफिनेशन देखिए क्या है, ग्रोथ डेफिनेशन किसने दिया है, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन सैमुएल्सन ने दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए सैमुएल्सन का प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हाउ पीपल सोसाइटी चूज करता है, चूज करने का प्रॉब्लम, क्या चूज किया जाए बनाने के लिए, समझे कि नहीं। और उसका अल्टरनेटिव यूसेज भी है, जिसका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव या ग्रोथ हो सके, समझे कि नहीं। देखिए इसका डेफिनेशन का देखिए इसका फीचर्स देखते हैं। पहला एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखिए रॉबिन्स लाइक रॉबिन्स सैमुएल्सन आल्सो एम्फेसिस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग आउट ऑफ स्कार्स एंड
रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। देखिए इसने भी बोला है कि रिसोर्सेज कम है और उसका इस्तेमाल देखिए वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज कम है, ठीक है। दूसरा क्या बोला, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इसका देखिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, वी आर नॉट मेनली कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज बट ऑल्सो हाउ द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इज यूज टू कोप अप विद ह्यूमन वांट्स। समझेंगे, यहाँ बोला है रिसोर्सेज जैसे लिमिटेड है उसे एक्सपेंशन कैसे रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए कि इंसान को जो इंक्रीजिंग वांट्स है उसे सेटिस्फाई किया जाए। समझेंगे, उसका क्या है, डायनेमिक अप्रोच। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स as such as definition has imparted dynamism to economic problems, it is widen the subject। इसको डायनेमिक करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, समझ में आया। चौथा देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। Professor Samuelson has emphasized the problem of resource allocation universal problem both for barter economics as well as the money exchange। समझेंगे इसमें क्या है, देखिए इससे क्या बोला, यूनिवर्सल प्रॉब्लम मतलब सबका प्रॉब्लम। यहाँ बोला है दो टाइप का इकोनॉमिक्स होता है, बार्टर इकोनॉमिक्स मतलब पहले क्या होता था, देखिए पहले पैसा नहीं था एक्सचेंज में। पहले लोग बोलते हैं पकड़ लीजिए आपके पास क्या है, गेहूँ है, समझेंगे, और मेरे पास चावल है, एक्सचेंज हो गया। जिसके पास जो रहेगा और जिसके पास जो नहीं रहेगा उसका क्या करता है, एक्सचेंज हो जाएगा। आपके पास पकड़ लीजिए लोहा है और इसके पास गेहूँ है, तो लोहा देके गेहूँ ले लिया, आया कि नहीं, गेहूँ देके चावल ले लिया, ऐसे करके बार्टर सिस्टम होता था। दूसरा क्या है, मनी एक्सचेंज। मतलब मनी क्या होता है, दूसरे इकोनॉमी में होता है मनी इज अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। समझेंगे, मनी के थ्रू अभी भी जो चलता है, मनी के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होता है। लास्ट देखिए कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। यहाँ क्या है, एवरीथिंग इन अ ब्रॉडर वे हम लोग समझेंगे। इट इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड, इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड। ग्रोथ ओरिएंटेड क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, समझेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। लास्ट वाला देखिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इंक्लूड कंजप्शन प्रोडक्शन, इसका ब्रॉडर व्यू है। इसमें क्या आएगा, कंजप्शन आएगा, प्रोडक्शन आएगा, एक्सचेंज आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। सब डेफिनेशन हम लोग ने खत्म कर दिया। अब जानेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स देखिए दो ब्रांच में बटा हुआ है, एक क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों जानते हैं। पहला क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब क्या होता है, देखिए माइक्रो मतलब कोई भी चीज़ होता है जो छोटा होता है, समझेंगे, छोटा का चीज़ को बोलते हैं माइक्रो। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यहाँ देखिए प्रॉब्लम का बात होगा इंडिविजुअल लेवल में, समझेंगे नहीं। जैसे देखिए द यूनिट ऑफ स्टडीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इंडिविजुअल यूनिट, एक आदमी का इंडिविजुअल के बारे में बात होगा, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बात होगा, रैदर देन इंटायर इकोनॉमी के बारे में बात नहीं होगा, इंटायर नेशन के बारे में बात नहीं होगा, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बात होगा, हाउस होल्ड फर्म्स इंडस्ट्रीज। समझ में आया कि नहीं, देखिए क्या लिखा है, एग्जांपल दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद हाउ इंडिविजुअल कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट्स हिज इनकम अमॉन्ग वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सो मैक्सिमाइज यूटिलिटी। समझे कि नहीं, इंडिविजुअल के बारे में बात है। इंडिविजुअल कोई कंज्यूमर है, समझे कि नहीं, वो कैसे अपना इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में। आया कि नहीं समझ में। देखिए नेक्स्ट क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब होता है कोई भी चीज़ लार्ज, माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रो मतलब लार्ज, ठीक है। देखिए द प्रीफिक्स मैक्रो इज डाइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, इसका मतलब होता है लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल, पूरा इकोनॉमी के बारे में, इंटायर नेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए द यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द इंटायर इकोनॉमी rather than part of it। मैक्रोइकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम्स फेस द एंटायर इकोनॉमी। यहाँ देखिए पूरा एंटायर इकोनॉमी की बात होगा, वहाँ था इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। दस मैक्रोइकोनॉमी डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरा होल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। आया ही नहीं समझ में दोनों का, ठीक है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस जानेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला देखिए डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। पहले यूनिट ऑफ स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमी। यहाँ देखिए इकोनॉमिक का बिहेवियर का बात करेंगे, इंडिविजुअल आदमी का बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करेंगे जैसे एग्जांपल देखिए हाउस होल्ड के बारे में, फर्म्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, इंडिविजुअल, समझिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के बारे में बात हो, समझे कि नहीं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एंटायर नेशन के बारे में बात होगा। देखिए द एंटायर इकोनॉमी rather than a part of economy। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। समझ में आएगी नहीं। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है, और मैक्रो क्या करता है, पूरे इंटायर इकोनॉमी के बारे में बात हो। जैसे एग्जांपल देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ट्री नॉट द फॉरेस्ट। सिंपल चीज़ है, देखिए फॉरेस्ट, पूरा फॉरेस्ट है, ये क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक ट्री है उसके अंदर, ये क्या है माइक्रो इकोनॉमी। आया ये नहीं समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोकस ऑफ स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल मार्केट। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करेगा, डिटरमिनेशन ऑफ प्राइसेस कितना होगा, क्वांटिटी कितना होगा, इसके ऊपर, ठीक है। इट इज कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग इंडस्ट्री फॉर्म्स इंडस्ट्री। समझ में आ गई, माइक्रो डील करेगा प्राइसेस के ऊपर, प्राइसेस कितना होगा, क्वांटिटी कितना होगा, इंडिविजुअल मार्केट के ऊपर, एक इंडिविजुअल मार्केट के ऊपर, ठीक है। यहाँ देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे डील करेगा, ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स विद ब्रॉड इकोनॉमिक नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट। समझिए यहाँ देखिए नेशन के बारे में बात हो रहा है, नेशनल इनकम के बारे में बात हो रहा है। आया नहीं समझ में, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड है बेसिक पैरामीटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। वाई प्राइस इज द बेसिक पैरामीटर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेशनल इनकम, देखिए दोनों में बेसिक पैरामीटर क्या है। देखिए माइक्रो में क्या होगा, प्राइस बेसिक पैरामीटर है, प्राइस देखिए प्राइस है, और यहाँ है नेशनल इनकम मेन प्रायोरिटी है। आया ही नहीं समझ में, माइक्रो में होगा प्राइस, मैक्रो में होगा नेशनल इनकम। देखिए चौथा पॉइंट देखते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द बॉटम ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, टॉप टू डाउन है, ठीक है। ये बॉटम अप है, और क्या है बॉटम अप है मतलब नीचे से ऊपर तक, ये होगा टॉप से डाउन तक मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया। पांचवा देखिए मैटर ऑफ स्टडी, ठीक है। देखिए
माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस द टेक्निक ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल मतलब वन मार्केट एट अ टाइम, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है वन मार्केट एट अ टाइम फोकस करता है, ठीक है। वाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, क्वासी जनरल होता है, मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी मार्केट एज अ होल, ये पूरा होल मार्केट पे फोकस करेगा, ये क्या करेगा पर्टिकुलर वन मार्केट के ऊपर फोकस करेगा, ठीक है। लास्ट देखिए नेचर ऑफ एजम्पशन। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज अज्यूम दैट द टोटल आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। Economic various macroeconomics are given. On the basis of this assumption, microeconomics explain how allocation of resources take place and how prices are determined. Commodities, it studies the problem of even the allocation of resources on the other hand. समझेंगे, ये बात करेगा ये कोई भी जो भी रिसोर्सेज का बात कर रहा है, समझेंगे, टोटल इनकम ये सब एम्प्लॉयमेंट ये सब एज अ इंडिविजुअल का बात कर रहा है, समझेंगे। यहाँ देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स देखिए। On the basis of this assumption, macroeconomics explains how aggregate, output, income, employment, price level are determined as a whole, economic as a whole। समझेंगे नहीं, देखिए बेसिक दोनों का डिफरेंस पढ़िए। देखिए मेन डिफरेंस क्या है, माइक्रो क्या करता है, फोकस करेगा इंडिविजुअल इस सब की डिमांड के ऊपर, समझिए, इंडिविजुअल के बारे में बात करेगा, तो इंडिविजुअल डिमांड इस सब के बारे में बात करेगा, नेशनल आउटपुट, ठीक है। और मैक्रो क्या करेगा, नेशनल इनकम के बारे में, नेशन के बारे में बात करेगा, एज अ होल बात करेगा। समझ में आया दोनों, ये चैप्टर पहला यहीं खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए, थैंक यू।